हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में सोशियोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। क्लास स्टार्ट हुई इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से जुड़ी हुई सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। प्रश्नों की संख्या आप देख सकते हैं, एक प्रैक्टिस सेट में 1000 से ज्यादा एमसीक्यूज है 199 में जो कि आपको मिल रहे हैं। इसके अलावा 300 से ज्यादा जो प्रश्न है, इसका जो प्राइस है 120 है। बात की जाए सोशियोलॉजी के नोट्स की जो कि सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, इसका प्राइस 399 है। ठीक है, यहाँ पर आप ये नोट्स में आप ये सारे टॉपिक्स देख सकते हैं। ये सभी आपको टॉपिक्स इस नोट्स में देखने को मिल जाएंगे। एक व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर आपको मिल जाएगा 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर इससे जुड़ी हुई कोई भी जानकारी आप चाहते हैं तो इस पर आप मैसेज करके ले सकते हैं। पेमेंट का प्रोसेस यहाँ पर यूपीआई आईडी है, इस पर पेमेंट करना है और उसका स्क्रीनशॉट दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर देना है, जिससे कि आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी। ध्यान रखिएगा, ये सभी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराया जा रहा है। इसके अलावा ये अभी जल्द ही एक नोट्स तैयार किए गए हैं, इसमें वन लाइनर में आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स आप देख सकते हैं, इस नोट्स में आपको देखने को मिलेंगे। ये रिवीजन टाइम के लिए बेस्ट रहने वाला है। इसका प्राइस 249 है। ठीक है, 249 है इसका प्राइस। एंड बात की जाए हायर एग्जाम के लिए फर्स्ट पेपर की प्रैक्टिस सेट की, जिसमें प्रश्नों की संख्या 1000 से ज्यादा है, इसका प्राइस पहले 199 था, जिसे कम करके 149 कर दिया गया। ये सारे टॉपिक्स आपके जो सिलेबस में टॉपिक्स हैं उनसे संबंधित आपको इसमें प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप यहाँ पर नंबर देख सकते हैं, इस पर व्हाट्सएप आपको करके पूछ लेना है। ठीक है, बस थोड़ी ही देर में क्लासेस शुरू होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। ओके, यहाँ तक हो गया था। चलिए यहाँ से शुरू करना है। देखिए प्रश्न है, निम्न में से किसने सामाजिक परिवर्तन का सामाजिक सांस्कृतिक गत्यात्मकता का सिद्धांत प्रस्तुत किया है? विकल्प है टॉयनबी, सोरोकिन, गिलिन और पेरेटो। यहाँ पर इनमें से किसके द्वारा सामाजिक परिवर्तन का सामाजिक सांस्कृतिक गत्यात्मकता का सिद्धांत दिया गया है? सामाजिक परिवर्तन, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। सामाजिक परिवर्तन से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक गत्यात्मकता का जो सिद्धांत है वो सोरोकिन के द्वारा दिया गया है। और सोरोकिन के सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत को उतार चढ़ाव का सिद्धांत याद रखिएगा, उतार चढ़ाव का सिद्धांत। इसके अलावा घड़ी के पेंडुलम का सिद्धांत। ठीक है, घड़ी के पेंडुलम का सिद्धांत सीमाओं के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये याद रखना है। इस तरीके से पूछा भी जाता है कि सामाजिक परिवर्तन से संबंधित सीमाओं का सिद्धांत किसका है, या सामाजिक परिवर्तन से संबंधित घड़ी के पेंडुलम का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो सोरोकिन के द्वारा दिया गया है। बी यहाँ पर सही हो जाएगा। एंड सोशल चेंज, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है, जिसका फोल्डर आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। चलिए आगे देखिए, प्रश्न है, संघर्ष को परिभाषित किया जा सकता है अचेतन प्रक्रिया के रूप में, चेतन प्रक्रिया के रूप में, निरंतर प्रक्रिया के रूप में, या फिर इनमें से कोई नहीं। संघर्ष को इनमें से किस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है? संघर्ष की बात की जाए, संघर्ष यानी कि कॉन्फ्लिक्ट किस में आएगा? असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत आएगा और इसे हम चेतन प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करते हैं। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट, और न केवल कॉन्फ्लिक्ट बल्कि जो प्रतिस्पर्धा, विरोध है, क्रांति है, विद्रोह है, ये सभी असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत आएंगे। विकल्प बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति में अंतर किसने किया है? विकल्प देख लीजिए, रॉबर्ट बीयरस्टेट, लिंटन, लेपियर, किम्बॉल, यंग है। बात की जाए स्टेटस एंड रोल की, स्टेटस एंड रोल, परिस्थिति एवं भूमिका की सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से बात किसके द्वारा की गई है? लिंटन के द्वारा की गई है। व्यवस्थित तरीके से सबसे पहले भूमिका, जो परिस्थिति और भूमिका है उसकी बात लिंटन ने की थी। किस पुस्तक में की थी? द स्टडी ऑफ मैन में। ठीक है, द स्टडी ऑफ मैन में की थी। ये पुस्तक कब आती है? 1936 में आती है। ऐसे डायरेक्टली भी पूछ लेते हैं ये पुस्तक किससे संबंधित है, किसके द्वारा लिखी गई है? याद रखिएगा 1936 में लिखी गई है द स्टडी ऑफ मैन, लिंटन के द्वारा। अपनी इस पुस्तक में
लिंटन ने प्रस्थिति के दो प्रकार बताए थे, एक तो प्रदत्त प्रस्थिति और दूसरी अर्जित प्रस्थिति। प्रदत्त प्रस्थिति जो व्यक्ति को जन्म से प्राप्त हो जाती है, जैसे कि जेंडर हो गया, ठीक है, कास्ट हो गया, ये व्यक्ति को जन्म से मिल जाता है। अर्जित प्रस्थिति जिसे व्यक्ति अपनी योग्यता कुशलता के द्वारा प्राप्त करता है, वो अर्जित प्रस्थिति के अंतर्गत आएगी। और इसमें अंतर सबसे पहले किसने किया है? लेपियन ने किया है। यहाँ पर विकल्प क्या होगा? विकल्प बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न है औद्योगिक समाजों में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है? देखिए विकल्प है पशुपालन, बागवानी, कारखाना उद्योग और कृषि। औद्योगिक समाज में इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था हमें देखने को मिलती है? किस तरीके की अर्थव्यवस्था पाई जाती है? कारखाना उद्योग, ठीक है, सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है कि समाज में सर्वप्रथम वर्ग संरचना विकसित हुई? आदि समाज, जनजातीय समाज, कृषक समाज और औद्योगिक समाज यहाँ पर विकल्प है। इनमें से किस समाज में सबसे पहले वर्ग संरचना क्लास स्ट्रक्चर डेवलप्ड हुई? बताइए। सही होगा कृषक समाज। और याद रखिएगा कृषक समाज की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा दी गई है। रॉबर्ट रेडफील्ड ने कृषक समाज की अवधारणा दी थी और कृषक समाज को इन्होंने अवशिष्ट समाज कहा था। क्यों कहा था अवशिष्ट समाज? इन्होंने कहा था जब हम रूरल सोसाइटी से, जब हम ग्रामीण समाज से जनजातीय समाज को अलग कर देते हैं तो जो बचा हुआ शेष अवशिष्ट भाग है उसको ही इन्होंने कृषक समाज कहा था। ठीक है, तो यहाँ पर विकल्प सी होगा सही। चलिए आगे देखिए। प्रश्न है निम्न में से कौन से कारक ने भारतीय जाति व्यवस्था को बनाए रखने में मदद की है? धार्मिक विश्वास, अंतर्विवाह, पश्चिमीकरण, परिवहन के साधनों का विकास। तो इनमें से कौन से कारक ने भारतीय जाति व्यवस्था को बनाए रखने में मदद की है? क्या हो जाएगा? अंतःविवाह हो जाएगा। अंतःविवाह हो जाएगा, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। आपको याद आ रहा होगा, आपको कई बार बताया जा चुका है क्लास में, जीएस घुरिये ने सबसे पहले जाति व्यवस्था का व्यवस्थित तरीके से वर्णन किया था अपनी पुस्तक कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन में। और इसी पुस्तक में जाति व्यवस्था से संबंधित 6 विशेषताएं बताई थी, जिनमें से एक विशेषता थी अंतःविवाह। और अंतःविवाह को जाति व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी किसने कहा था? घुरिये ने कहा था। और इन्होंने ये भी सुझाव दिया था कि अगर हमें जाति व्यवस्था को खत्म करना है तो ज्यादा से ज्यादा अंतरजाति विवाह होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे, इससे जुड़ा हुआ भी प्रश्न आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा और कई बार ये प्रश्न इस तरीके से पूछा भी जा चुका है। देखिए प्रश्न है निम्न में से कौन औद्योगिक समाज को परंपरागत समाज से पृथक करता है? विकल्प देख लीजिए। वर्ग आधारित अंतर, सामाजिक गतिशीलता, मध्यम वर्ग की उपस्थिति या फिर उपरोक्त सभी। तो इनमें से कौन है जो औद्योगिक समाज को परंपरागत समाज से अलग करता है? सही क्या होगा यहाँ पर? सही यहाँ पर होगा ये सभी। ठीक है, ये सभी हो जाएंगे। विकल्प डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है समाज में एकता का आधार उसके सदस्यों में समानता ना होकर उनमें पाया जाने वाला अंतर है। अब यह कथन किसका है? मैक्स वेबर, दुर्खीम, अगस्त कॉम्ट, कार्ल मार्क्स यहाँ पर विकल्प है। समाज में एकता का आधार उसके सदस्यों में समानता ना होकर बल्कि उनमें पाया जाने वाला अंतर है। किसका कहना है? दुर्खीम का कहना है। ठीक है, दुर्खीम का कहना है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और दुर्खीम ने एकता के 2 प्रकार बताए थे, यांत्रिक एकता और सावयवी एकता। इसे भी आप याद रखेंगे। दुर्खीम की अगर हम बात करें सिद्धांतों की तो इन्होंने सबसे पहले सामाजिक श्रम विभाजन का सिद्धांत दिया था। इसके अलावा धर्म की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है, सामाजिक सिद्धांत, ये भी दुर्खीम के द्वारा ही दिया गया है। आत्महत्या का सिद्धांत दुर्खीम का है। सामाजिक तथ्य, सोशल फैक्ट की अवधारणा भी दुर्खीम ने दी है। सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा भी दुर्खीम के द्वारा दी गई है। चलिए आगे देखिए। प्रश्न है सत्ता का कौन सा प्रकार अनोखी वैयक्तिक विशेषता पर आधारित है? पारंपरिक, वैयक्तिक, चमत्कारिक या फिर तार्किक विधिक? अनोखी वैयक्तिक विशेषता पर आधारित है सत्ता। कौन सी सत्ता? सत्ता एवं शक्ति की बात वेबर द्वारा की गई थी, आपको कई बार बताया गया है। पारंपरिक शक्ति या सत्ता, तार्किक शक्ति या सत्ता और चमत्कारी या करिश्माई शक्ति या सत्ता की बात की थी। यहां पर क्या हो जाएगा? विकल्प सी यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, सत्ता के ये 3 प्रकार वेबर द्वारा बताए गए हैं जो कि अभी आपको बताया गया। यहां पर विकल्प सी होगा सही। प्रश्न है किसने भारत में वोट बैंक शब्दावली की रचना की? एमएन श्रीनिवास, रजनी कोठारी, गिरीश कुमार, दीपांकर गुप्ता। वोट बैंक ये जो अवधारणा है
किसके द्वारा दी गई है? यहाँ पर सही क्या होगा? वोट बैंक की जो अवधारणा है वो एम.एन. श्रीनिवास ने दी है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। एम.एन. श्रीनिवास की अवधारणाओं की बात की जाए जो कि ज्यादातर परीक्षाओं में पूछी जाती है, सबसे पहले तो संस्कृतिकरण की अवधारणा हो जाएगी। ठीक है, संस्कृतिकरण की एक अवधारणा। दूसरी अवधारणा पश्चिमीकरण की है। तीसरी आधुनिकीकरण की अवधारणा है। चौथी हो जाएगी इनकी प्रभुत्व जाति डोमिनेंट कास्ट की अवधारणा। ठीक है, इसके अलावा धर्मनिरपेक्षीकरण की अवधारणा भी श्रीनिवास के द्वारा दी गई है। ठीक है, चलिए आगे देखिए प्रश्न। आर्थिक विकास का संरचनात्मक विभेदीकरण मॉडल किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? नील जे स्मेल्सर, डब्ल्यू रोस्टो, डेनियल लर्नर, ई.एम. रोजर्स यहाँ पर विकल्प है। आर्थिक विकास का संरचनात्मक विभेदीकरण मॉडल इनमें से किसके द्वारा दिया गया है? सही क्या होगा? सही यहाँ पर होगा नील जे स्मेल्सर। ठीक है, नील जे स्मेल्सर होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वेबर की नौकरशाही का लक्षण नहीं है? विशेषीकरण, पदानुक्रम, पदावधि, आरक्षण यहाँ पर विकल्प है। इनमें से वेबर ने, देखिए वेबर ने नौकरशाही की बात की थी, तो नौकरशाही के इनमें से कौन सा लक्षण है जो कि वेबर के द्वारा नहीं बताया गया, ये बताना है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? आरक्षण। आरक्षण की बात वेबर ने नहीं की थी। डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करना है। देखिए, आधुनिकीकरण विकास का परिणाम है। विकास प्रगतिशील होता है लेकिन समस्त प्रगति विकास नहीं होती। विकास कुछ और नहीं बल्कि नियोजित परिवर्तन है। यहां पर राइट क्या होगा? सही क्या होगा यहां पर? विकास प्रगतिशील होता है लेकिन समस्त प्रगति विकास नहीं होती और विकास कुछ और नहीं बल्कि नियोजित परिवर्तन है। विकल्प बी यहां पर सही होगा। ठीक है, विकल्प बी यहां पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, पुस्तक है रूरल डेवलपमेंट पुटिंग द लास्ट फर्स्ट, किसके द्वारा लिखी गई? इस पुस्तक के लेखक कौन है? रॉबर्ट प्रिटमन, जेन क्रिपर्स, दादा भाई नौरोजी, रॉबर्ट चैम्बर्स यहाँ पर ऑप्शंस है। रूरल डेवलपमेंट पुटिंग द लास्ट फर्स्ट, इस पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? यह पुस्तक लिखी गई है रॉबर्ट चैम्बर्स के द्वारा। ठीक है, विकल्प डी यहां पर राइट होगा। रूरल डेवलपमेंट पुटिंग द लास्ट फर्स्ट, ये पुस्तक हो जाएगी रॉबर्ट चैम्बर्स की। चलिए आगे देखिए प्रश्न। वह पारिभाषिक शब्द जो जनसंख्या, संसाधन और पर्यावरण से संबंधित है, इनको समानता किस रूप में जाना जाता है? जनसंख्या विस्फोट, जनांकिकी संक्रमण, सतत विकास, अनियमित विकास। सही होगा यहां पर सतत विकास। ठीक है, सतत विकास होगा। सी यहां पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, नगरीकरण का कारण है ग्रामीण नगरीय असंतुलन, ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरी के अवसरों की कमी, कृषि भूमि की न बढ़ सकने वाली प्रकृति, या फिर नगरों की चुंबकीय विशेषताएं। नगरीकरण का कारण पूछा जा रहा है, इनमें से क्या है? ग्रामीण नगरीय असंतुलन, ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरी के अवसरों की कमी, कृषि भूमि की न बढ़ सकने वाली प्रकृति और नगरों की चुंबकीय विशेषताएं, ये सभी हो जाएगा। और नगरीकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? लुई वर्थ की है। ठीक है, यह अवधारणा किसकी है? लुई वर्थ की अवधारणा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। प्रश्न है, बढ़ता हुआ नगरीकरण उत्पन्न करता है। देखिए, मेट्रोपॉलिटन नगरों की मलिन बस्ती जनसंख्या में वृद्धि, बड़े नगरीय केंद्रों में जनसंख्या का बढ़ता संकेंद्रण, नगरीय क्षेत्रों में सेवाओं की मात्रा तथा गुणवत्ता में तेजी से गिरावट, आधार रचना सुविधाओं का तेज उच्चीकरण। बढ़ता हुआ नगरीकरण इनमें से क्या उत्पन्न करता है? विकल्प ए यहां पर सही होगा। मेट्रोपॉलिटन नगरों की मलिन बस्ती जनसंख्या में वृद्धि, बड़े नगरीय केंद्रों में जनसंख्या का बढ़ता संकेंद्रण और नगरीय क्षेत्रों में सेवाओं की मात्रा तथा गुणवत्ता में तेजी से गिरावट। ठीक है, विकल्प ए यहां पर सही होगा। प्रश्न है, भारत में नगरीकरण के संदर्भ में निम्न कथनों में से क्या सही है? कौन सा सही है? देखिए, पहला क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल नगरीय जनसंख्या का 60% से अधिक प्रथम श्रेणी के नगरों में निवास करती है। दूसरा है कथन, 2011 में देश में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 53 नगर संकुल थे। नगरीकरण के संदर्भ में भारत के संदर्भ में नगरीकरण से जुड़ा हुआ इनमें से कौन सा कथन सही है? ये दोनों ही सही हो जाएंगे। ठीक है, सी यहां पर राइट होगा।
प्रश्न है, रॉबर्ट रेडफील्ड तथा मिल्टन सिंगर के विचार में प्राथमिक नगरीकरण की प्रक्रिया को किसके विकास से विशेषीकृत किया जाता है? लोक परंपरा, अभिजात परंपरा, वृहद परंपरा या फिर लघु परंपरा? रेडफील्ड तथा मिल्टन सिंगर के विचार में प्राथमिक नगरीकरण की प्रक्रिया को किसके विकास से विशेषीकृत किया जाता है? सही क्या होगा? सही होगा लघु परंपरा। ठीक है, लघु परंपरा होगा। और लघु परंपरा और वृहद परंपरा की किसके द्वारा बात की गई है? रेडफील्ड के द्वारा बात की है। ठीक है, रेडफील्ड ने लघु परंपरा एवं वृहद परंपरा की बात की थी और इनकी इस अवधारणा की आलोचना करके बहुल परंपरा की अवधारणा, ठीक है, एक सेकेंड, बहुल परंपरा की जो अवधारणा है वो किसने दी है? एस.सी. दुबे ने। ठीक है, एस.सी. दुबे ने दी है, ये याद रखिएगा। इनका कहना था कि भारत के परिप्रेक्ष्य में यह कहना गलत है कि यहाँ पर दो ही परंपरा पाई जाती है, बल्कि बहु परंपरा पाई जाती है और बहु परंपरा की जो अवधारणा है वो दुबे द्वारा दी गई थी। प्रश्न है, जब नगरीय जनसंख्या में वृद्धि होती है और संपूर्ण जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का अनुपात स्थिर रहता है तो इसे कहा जाता है नगरीकरण, अतिनगरीकरण, नगरीय वृद्धि या फिर जनसंख्या स्थायित्व। जब नगरीय जनसंख्या में वृद्धि होती है और संपूर्ण जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का अनुपात स्थिर रहता है तो इसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाएगा? इसे हम क्या कहेंगे? नगरीय वृद्धि कहेंगे। ठीक है, नगरीय वृद्धि कहेंगे। ऑप्शन सी यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। प्रश्न है, किसके अनुसार पुनर्समाजीकरण पुनर्शिक्षा विचारधारा को परिवर्तित करने या विचारों को सुधारने के रूप में हो सकता है? पार्सन्स, ब्रूम एंड सेल्जनिक, हक्सले या फिर इनमें से कोई नहीं? पुनर्समाजीकरण पुनर्शिक्षा विचारधारा को परिवर्तित करने या विचारों को सुधारने के रूप में हो सकता है। यह तर्क इनमें से किसके द्वारा दिया गया है? किसका तर्क है? ब्रूम एंड सेल्जनिक का है। ठीक है, बी यहां पर राइट होगा। ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से किसके अनुसार समाजीकरण की प्रक्रिया 3 चरणों से होकर के गुजरती है? बालक, युवा, प्रौढ़। देखिए, गिलिन एंड गिलिन, हक्सले, फ्राइड, फ्रेजर यहाँ पर ऑप्शन है। समाजीकरण की सबसे पहले बात किसके द्वारा की गई थी? जॉर्ज हर्बर्ट मीड के द्वारा की गई थी। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये किसका तर्क है कि समाजीकरण की प्रक्रिया इन 3 चरणों से होकर के गुजरती है? चरण है बालक, युवा, प्रौढ़। सही होगा यहाँ पर गिलिन एंड गिलिन। ठीक है, गिलिन एंड गिलिन होगी और इनकी एक पुस्तक है सांस्कृतिक समाजशास्त्र। ठीक है, सांस्कृतिक समाजशास्त्र इनकी पुस्तक है, इंपॉर्टेंट है, कल्चरल सोशियोलॉजी एग्जाम्स में पूछी जाती है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किसने समाजीकरण के 2 पूरक बताए? संस्कृति का हस्तांतरण और व्यक्तित्व का विकास। देखिए ऑप्शंस में ग्रीन, दुर्खीम, पार्सन्स, ब्रूम एंड सेल्जनिक हैं। क्या होगा? समाजीकरण के 2 पूरक संस्कृति का हस्तांतरण और व्यक्तित्व का विकास किसके द्वारा बताए गए हैं? सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही यहाँ पर ब्रूम एंड सेल्जनिक हो जाएगा। विकल्प डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, डी यहाँ पर राइट आंसर है। समाजीकरण क्या है? सीखने की प्रक्रिया है। ठीक है, और यह व्यक्ति की, चूंकि सीखने की प्रक्रिया ये व्यक्ति की जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया हो जाती है, जीवन प्रयत्न चलती है और इस वजह से यह एक गतिशील प्रक्रिया हो जाती है। बच्चा या व्यक्ति जिस समाज में रहता है उस समाज के संस्कृति, मूल्यों, मानदंडों को आत्मसात करने की प्रक्रिया ही समाजीकरण कहलाती है। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। प्रारंभिक अवस्था समाजीकरण की बाल्यावस्था है और महत्वपूर्ण अवस्था बाल्यावस्था से किशोरावस्था है समाजीकरण की। ठीक है, चलिए आगे देखिए। प्रश्न है, किसके अनुसार समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति आत्म और व्यक्तित्व को प्राप्त करता है? ग्रीन, फिचर, किम्बॉल, यंग, मैकेवर यहाँ पर विकल्प है। इनमें से किसके अनुसार समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सेल्फ एंड जो पर्सनैलिटी है, आत्म और व्यक्तित्व को प्राप्त करता है? ग्रीन, फिचर, किम्बॉल, यंग, मैकेवर यहाँ पर ऑप्शंस है। सही होगा ग्रीन। ठीक है, ग्रीन होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। प्रश्न है, भूमिका पुंज में अस्थायित्व यानी संघर्ष के संरचनात्मक कारकों का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? रॉल्फ लिंटन, पार्सन्स, नाडेल, आर.के. मर्टन यहाँ पर ऑप्शंस है। भूमिका पुंज में अस्थायित्व के संरचनात्मक कारकों का सिद्धांत इनमें से किसके द्वारा दिया गया है?
सही हो जाएगा रॉबर्ट किंग मर्टन। ठीक है, रॉबर्ट किंग यहाँ पर मर्टन हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रोल सेट, स्टेटस सेट, ठीक है, मल्टीपल रोल, ये सभी अवधारणाएं किसके हैं? मर्टन की है। चलिए आगे देखिए, प्रश्न है पिजन स्ट्रगल इन इंडिया पुस्तक के लेखक पूछे जा रहे हैं, कौन है? मजूमदार, डी.एन. धनागरे, दीपांकर गुप्ता, ए.आर. देसाई यहाँ पर हैं। पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन है? किसके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई? ये पुस्तक हो जाएगी ए.आर. देसाई की। ठीक है, ए.आर. देसाई की हो जाएगी। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाए, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए.आर. देसाई। प्रश्न है हिंदू सामाजिक संगठन पुस्तक के लेखक कौन है? हिंदू सामाजिक संगठन किसकी है? के.एम. कपाड़िया, एस.सी. दुबे, किंग्सले डेविस, पी.एच. प्रभु। हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन किसकी है? हिंदू सामाजिक संगठन किसकी है ये पुस्तक? पी.एच. प्रभु की है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है अपराध का कौन सा सिद्धांत सुखवाद पर आधारित है? शास्त्रीय सिद्धांत, समाजवादी सिद्धांत, प्रारूपवादी सिद्धांत, समाजशास्त्री सिद्धांत। अपराध का कौन सा सिद्धांत सुखवाद पर आधारित है? क्राइम, अपराध, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर शास्त्रीय सिद्धांत होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है इनमें से किसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक थ्योरी ऑफ कल्चर चेंज द मेथोडोलॉजी ऑफ मल्टीलिनियर इवोल्यूशन में सांस्कृतिक पारिस्थितिकी शब्द को दिया था? देखिए विकल्प है यहाँ पर J.H. स्टीवर्ट, G.L. यंग, R. कैटर जूनियर, R. डर्नल। क्या होगा? पुस्तक कौन सी है? थ्योरी ऑफ कल्चर चेंज द मेथोडोलॉजी ऑफ मल्टीलिनियर इवोल्यूशन। इस पुस्तक में सांस्कृतिक पारिस्थितिकी शब्द को किसने दिया है? यहाँ पर स्टीवर्ट हो जाएगा। ठीक है, J.H. स्टीवर्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। आखिरी प्रश्न है भारत में सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग पहली बार कब किया गया? 1972, 1976, 1978 या फिर 1989 में? सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग भारत में सबसे पहले कब किया गया? 1972, 1976, 1978, 1979 यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा 1976, 1976 में। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।